नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल.सी. यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का ये वीडियो बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र प्रशासनिक विचारक से संबंधित है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने हेनरी फेयोल का परिचय, उसके प्रथम प्रकार्यवादी के रूप में उसकी 6 जो संगठन की गतिविधियां हैं, पॉक, उसके बारे में देखा था और मैनेजमेंट को विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम फेयोल का सार्वभौमिकतावादी के रूप में और फेयोल के प्रमुख जो 14 सिद्धांत है इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। चलिए पहले देखते हैं फेयोल एक सार्वभौमिकतावादी के रूप में। हेनरी फेयोल को लोक प्रशासन में प्रथम सार्वभौमिकतावादी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि प्रशासन प्रशासन होता है, चाहे वह किसी संगठन में हो, किसी देश में हो, किसी भी काल या परिस्थिति में हो, हर जगह एक तरह का ही संगठन होता है। निजी और सार्वजनिक या लोक और निजी संगठन में इन्होंने कोई अंतर नहीं किया था। इन्होंने बताया कि संगठन एक सार्वभौमिक होता है। संगठन या जो भी आप सिद्धांत लागू करोगे वो सार्वभौमिक हैं, वो संगठन निरपेक्ष होते हैं, मूल्य निरपेक्ष होते हैं, वातावरण निरपेक्ष होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सिद्धांत चाहे किसी भी संगठन में लागू करो, आप लोक संगठन में लागू करो या निजी संगठन में लागू करो, अर्थात सरकारी क्षेत्र में लागू करो या निजी क्षेत्र में लागू करो, सभी संगठनों में समान रूप से ये सिद्धांत लागू होंगे। दूसरी बात कही उन्होंने कि मूल्य निरपेक्ष होते हैं। मूल्य निरपेक्ष का मतलब है कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति लागू करो, उसके परिणाम हमेशा एक जैसे आएंगे। तो किसी व्यक्ति के जो पर्सनल जो वैल्यूज़ है उसका संगठन के सिद्धांतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा एक जैसे ही परिणाम देंगे। तीसरा इन्होंने बताया कि वातावरण निरपेक्ष सार्वभौमिकतावादी क्यों है सिद्धांत, क्योंकि ये वातावरण निरपेक्ष होते हैं। चाहे आप किसी विकसित देश अमेरिका में, चाहे विकासशील देश भारत में या अविकसित देश युगांडा में, कहीं भी आप अगर इन सिद्धांतों को लागू करोगे जो हेनरी फेयोल ने सिद्धांत दिए हैं, तो परिणाम एक जैसे आएंगे। इसलिए हेनरी फेयोल सिद्धांत जो प्रशासनिक प्रबंधकीय दृष्टिकोण इन्होंने दिया था, उसके अनुसार जो भी सिद्धांत हैं वो एक जैसे एक ही परिणाम प्रदान करेंगे। इसलिए हेनरी फेयोल को सार्वभौमिकतावादी के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं हेनरी फेयोल के जो सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने देखिए किसी संगठन के लिए 14 सिद्धांत प्रदान किए थे। इन 14 सिद्धांतों को इसने 2 भागों में बांटा, संरचनात्मक सिद्धांत और मानवीय सिद्धांत। या संरचना से जुड़े हुए किसी संगठन की एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो पहलू हैं उनको संरचनात्मक पहलू का, और जो मानवीय दृष्टिकोण या मानवीय जो मानव से जुड़े हुए हैं उनको मानवीय पहलू कहा गया है। संरचनात्मक पहलू में कि कभी कोई भी संगठन है उसकी संरचना से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले होता है कि उसका श्रम विभाजन। अगर संगठन आप जानते हो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सामूहिक प्रयास करता है, वो संगठन होता है। तो अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले उनका श्रम विभाजन किया जाएगा, यानी उनके कार्य को बांटा जाएगा कि ये फला व्यक्ति ये काम करेगा और फला व्यक्ति ये काम करेगा। तो संगठन में सबसे पहले श्रम विभाजन आएगा, और श्रम विभाजन के बाद में दूसरा अगर सिद्धांत आएगा वो आएगा प्राधिकार और दायित्व। किसको कितनी तो अथॉरिटी मिली हुई है, कितने तो अधिकार मिले हुए हैं, और कितनी उसको जिम्मेदारी निभानी है, कितने उसके दायित्व हैं, ये भी निर्धारित करना पड़ेगा। तो दूसरा सिद्धांत लागू होगा प्राधिकार और दायित्व का। इससे एक पद सोपान का निर्माण होगा, यानी एक हायरार्की बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी। पद सोपान से मतलब होता है कि उच्चस्थ अधीनस्थ संबंधों की एक ऐसी श्रृंखला या ऐसी व्यवस्था जिसमें उच्च अधिकारी तो क्या करता है, आदेश देता है, और निम्न अधिकारी उस आदेश की पालना में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, उसको कहते हैं हम पद सोपान। फिर आता है केंद्रीकरण। किसी भी संगठन में केंद्रीकरण की उच्च स्तर पर एक अधिकारी होगा और उसी के नेतृत्व में कार्य होगा। ये केंद्रीकरण की व्यवस्था निश्चित रूप से
पाई जाएगी। आप जैसे कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में सबसे उच्च अधिकारी प्रिंसिपल होगा और प्रिंसिपल के निर्देश में अन्य कार्य होंगे, तो केंद्रीकरण व्यवस्था में प्रिंसिपल आ गए। अब इसके बाद में आता है आदेश की एकता और निर्देश की एकता। ये दो सिद्धांत इन्होंने दिया कि आदेश की एकता होती है और किसी भी संगठन में निर्देश की एकता होती है। तो देखिए, आदेश की एकता और निर्देश की एकता में एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आप एक पुलिस प्रशासन को देखिए। पुलिस प्रशासन में सबसे उच्च अधिकारी डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिदेशक। उसके नीचे फिर रेंज ऑफिसर होते हैं, इसके नीचे एसपी होते हैं, एसपी से नीचे डीएसपी होता है, डीएसपी के नीचे सीआई, एसआई, एसआई से नीचे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये एक क्या होती है, पद सोपान की एक श्रृंखला बनी हुई होती है। तो आदेश, जैसे एक कांस्टेबल है या एक हेड कांस्टेबल है, वो आदेश किसका माने, एसआई का माने, डीएसपी का माने, या एसपी का माने, या डीजीपी का माने, किसका आदेश माने। तो इस स्थिति में वो कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए एक व्यवस्था दी उन्होंने कि आदेश की एकता होनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति या एक कोई सबऑर्डिनेट हो, उसका एक ही बॉस होना चाहिए और वो उसका जस्ट ऊपर वाला, पद सोपान में जस्ट ऊपर वाला। जैसे कि हेड कांस्टेबल के ऊपर एसआई आता है, तो हेड कांस्टेबल को एसआई का आदेश मानना चाहिए। ये होती है आदेश की एकता। इससे वो कंफ्यूज नहीं होगा और किसी के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा, क्योंकि वो किसके प्रति उत्तरदायी है, हेड कांस्टेबल है तो एसआई के प्रति उत्तरदायी है, एसआई है तो सीआई के प्रति उत्तरदायी है, सीआई है तो वो डीएसपी के प्रति उत्तरदायी है, डीएसपी है तो वो एसपी के प्रति उत्तरदायी है। ये होती है एक आदेश की एकता। और निर्देश की एकता क्या होगी? निर्देश की एकता से अभिप्राय ये है कि किसी भी संगठन का एक मुखिया होता है, एक हेड होता है, वो एक प्लान जारी करेगा। जैसे कि पुलिस का हेड कौन हुआ, डीजीपी। तो डीजीपी एक व्यवस्था, एक प्लान जारी करेगा कि कानून और व्यवस्था बनाई रखी जाए। अब इस प्लान के तहत सभी को कार्य करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कानून और व्यवस्था को हानि पहुंचाए। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी प्रयास हैं वो उस संगठन के सभी व्यक्ति करेंगे, उसको कहेंगे हम निर्देश की एकता। और अनुशासन, किसी भी संगठन में अनुशासन और व्यवस्था तो आवश्यक चीज़ें है ही। तो ये हो गए संरचनात्मक पहलू। संरचनात्मक पहलू में हम 8 सिद्धांत देखते हैं: श्रम विभाजन, प्राधिकार दायित्व, पद सोपान, केंद्रीकरण, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, अनुशासन और व्यवस्था। इसके बाद में कुछ संगठन को अगर चलाना है तो उसमें कुछ मानवीय पहलू के सिद्धांत भी हमें आवश्यक रूप से लाने होंगे। कि सबसे पहला आएगा उसमें उपयुक्त वेतन। अगर संगठन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको उपयुक्त वेतन नहीं दिया जाएगा तो वो संगठन छोड़कर चले जाएंगे। अगर वेतन अधिक देंगे, उसकी योग्यता से अधिक वेतन देंगे तो संगठन को नुकसान होगा, और अगर उसकी योग्यता से कम वेतन देंगे तो वो उस संगठन को छोड़कर किसी अन्य संगठन में चला जाएगा। इसलिए हेनरी फेयोल कहते हैं कि उपयुक्त वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी, कार्यकाल में स्थायित्व। अगर किसी भी संगठन में कार्यकाल का स्थायित्व नहीं रहा तो व्यक्ति में असुरक्षा की भावना रहेगी और वो अपना मन और पूरे मनोयोग से संगठन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए संगठन का ये एक सिद्धांत होना चाहिए कि वो कार्य में स्थायित्व दें, व्यक्ति के मानवीय पहलू की इस सिद्धांत का पालन करें। इसके बाद समता, यानी सभी के साथ लगभग समान। एक तो होती है समानता और एक होता है समता। समता का मतलब लगभग समान। तो लगभग समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। पहल का अर्थ होता है कि कोई भी अधीनस्थ अधिकारी होता है वो उच्चस्थ अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो। ये नहीं कि वो डर के मारे या किसी भी कार्रवाई के वजह से उच्च अधिकारी को अपनी बात नहीं कर सके, या उसके दिमाग में कोई ऐसी कोई प्लान या ऐसा कोई विजन दिमाग में आ रहा है जो संगठन के लिए हितकारी हो सकता है। अगर ऐसी बात आ रही है उसके दिमाग में तो वो पहल करने की क्षमता रखें, वो उच्च अधिकारियों को बताने की क्षमता रखें, उसको कहेंगे हम पहल। एक है संगठन में सामूहिक हित होना चाहिए। किसी भी संगठन में पर्सनल
या व्यक्तिगत हित के हिसाब से निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए, जबकि ऐसा डिसीजन लिया जाना चाहिए जो सभी व्यक्ति जो संगठन में काम कर रहे हैं उनके हित में हो। एकता की भावना। नेक्स्ट है एकता की भावना। एकता की भावना से अभिप्राय है कि संगठन तब तक ही सफल रहेगा जब तक उसमें सभी का एक संगठन को उच्च स्तर पर पहुंचाने की या संगठन को लाभ की स्थिति में लाने की भावना सब में बनी रहेगी, तभी एकता की भावना आएगी। तो यह है हेनरी फेयोल के सिद्धांत, जिनको हम दो भागों में बांट कर देखें, संरचनात्मक पहलू और मानवीय पहलू में। अब आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हेनरी फेयोल को सार्वभौमिकतावादी के रूप में माना जाता है, कैसे? इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के सिद्धांतों के संरचनात्मक पहलू पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, हेनरी फेयोल के सिद्धांतों के मानवीय पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।